एफएम बोले तो रेडियो सिटी 91.1 पर गौरव के साथ हैं आप कल भी आज भी। और देखिए साहब, ये एक बहुत ही खास दिन है। शबाना जी, बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो सिटी में। शुक्रिया, आदाब, नमस्कार। नमस्कार। और ये आप मुझे बताएं, आप थोड़े नखरे भी कर लेती थी कैफ़ी साहब के साथ और शिकायतें भी हो जाती थी, और आप तो वो बच्ची रही जो पाँव रगड़ती थी कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगी, मेरे को नहीं जाना है। तो तब क्या रिएक्शन होते थे आपके अब्बा के? दरअसल अब्बा के साथ मेरे भाई बाबा और मेरा जो रिश्ता है वो बहुत गहरा है, लेकिन बहुत कम शब्दों में उसका बयान करते थे वो, लेकिन हमको जाहिर है कि बहुत एहसास होता था। ये जो आपने किस्सा सुनाया ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मुझे एक म्यूनसिपैलिटी की स्कूल में, उर्दू मीडियम स्कूल में उन्होंने डाल दिया था, और मैं वहाँ जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। तो जब मैं पैर घिसकर कहती थी कि मुझे नहीं करना है, तो मम्मी ने ये कहा कि शौकत कैफ़ी ने ये कहा कि देखो मेरी बेटी बेवकूफ़ नहीं है, ये प्रोटेस्ट कर रही है, स्कूल में नहीं जाना चाहती। तो फिर कैफ़ी साहब ने कहा कि मैं इसको अंग्रेज़ी स्कूल में भेजूंगा। उस वक्त क्वीन मैरी स्कूल जिसमें मैं थी, उसकी फ़ीस 30 रुपये थी, जो उनके लिए तकरीबन नामुमकिन थी। 40 रुपये तो उनको कुल मिलते थे। लेकिन उन्होंने मम्मी से कहा कि नहीं, मैं इसको अंग्रेज़ी स्कूल में ही डालूंगा। और वो एक किस्सा जो है, पता नहीं मैंने आपको ये मज़ेदार बात बताई है कि नहीं, कि उनके ऊपर जब कोई डेडलाइन होती थी कि बस सुबह में उनको गाना देना है, तो उस दिन उनको दुनिया भर के जो फालतू काम है वो याद आते थे। वो अपना पूरा जो है डेस्क साफ करने लगते थे, फिर कहते थे मेरे इतने सारे ख़त हैं जो मैंने अभी तक नहीं लिखे, वो ख़त लिखने जाएंगे। पूरे मतलब बहाने बनाते थे कि किसी तरह से पोस्टपोन उसको करें, लेकिन एक्चुअली जो क्रिएटिव प्रोसेस है वो चलता रहता था और पट करके निकल आती थी फिर। अब जो जैसे हम कहते हैं ना कि एक बाजार का प्रेशर होता है, कभी उस में फंसे वो थोड़ा सा? तो एक दिन ऐसा हुआ कि चेतन आनंद उनके घर पे आए और उन्होंने कहा कि मैं एक पिक्चर बना रहा हूँ, तो उसके गाने आप लिखिए। तो कैफ़ी साहब ने कहा क्यों ख़तरा मोल लेते हैं, लोग कहते हैं कि मैं गाने तो ठीक ले लेता हूँ लेकिन मेरे सितारे अच्छे नहीं हैं। तो चेतन साहब ने कहा कि मेरे बारे में भी ये कहते हैं कि मेरे सितारे अच्छे नहीं हैं, अगर दोनों मिल जाएं तो शायद सितारे दोनों के अच्छे हो जाए। और इस तरह से हकीकत बनी। बहुत बड़े बड़े शायर हमारे घर पे न सिर्फ आते थे बल्कि रहते थे। फिराक गोरखपुरी, जोश मली हवादी, फैज़ अहमद फैज़, बेगम अख्तर, मदन मोहन, SD बर्मन, शैलेंद्र, मजरू, साहिर। मतलब आप यकीन नहीं कर सकते कि किस तरह से कितना रिच हमारा बचपन। और बहुत बहुत जलन हो रही है इस वक्त आपके बचपन से। मुझे खुद अपने बचपन पे रश्क आता है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जो सबक हमने सीखा, बाबा ने और मैंने ये सीखा कि हमारा बहुत छोटा सा कॉटेज था, उसमें अटैच्ड बाथरूम भी नहीं था, और ये इतने बड़े बड़े लोग थे, और इनको यकीनन बहुत सारे लोग थे जो उनको बहुत बड़े होटल्स में भी रख सकते थे और रखना चाहते थे। लेकिन ऐसा क्या था हमारे घर में कि वो हमारे घर में आके रहते थे। और होता ये था कि मैं बाबा के रूम में शिफ्ट हो जाती थी और वो मेरे रूम में रहते थे। तो कोई ऐसी चीज़ है यहाँ जिसको आप पैसों में नहीं तोल सकते, और वो है इंसान के लिए इज़्ज़त, वो है औरतों के लिए इज़्ज़त, वो है एक बेहतर समाज देखने का एक सपना। तो ऐसा नहीं है कि हमको बिठाकर इन चीज़ों के बारे में बात की गई, लेकिन ये हमने देखा अपने माहौल में, और इसलिए अब जब उसके बारे में सोचते हैं तो ये पता चलता है कि हमारे ऊपर कितना बड़ा असर रहा है हमारा बैकग्राउंड का। इन दोनों की मुलाकात किस तरह से हुई? और वो ऐसी मुलाकात हुई कि उस पर तो बिल्कुल हिंदी फिल्म बननी चाहिए। तो हुआ यूँ कि उस ज़माने में शायर की इस तरह इज्जत की जाती थी जैसे कि आज किसी फिल्म स्टार की जाती। बहुत उनकी फेमस नज़्म है, उसकी एक बंद मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ज़िंदगी जहद में है सब्र के काबू में नहीं, उड़ने खुलने में है खत खमे गेसू में नहीं, जन्नत एक और है जो मर्द के पहलू में नहीं, उसकी आज़ाद रविश पर भी मचलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। और इससे भी मुझे अच्छा लगता है, कद्र अब तक तेरी तारीख़ ने जानी ही नहीं, तुझ में शोले भी हैं बस अशफिशानी ही नहीं, तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं, तेरी हस्ती भी है एक चीज़ जवानी ही नहीं, अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। वाह! आप सोचिए कि उस ज़माने में मुझे अभी भी रोंगटे खड़े होते हैं। तो
मम्मी ने जब ये नज्म सुनी तो बस उन्होंने तय कर लिया कि इस तरह से औरत के बारे में इस तरह सोचने वाला शख्स ही मेरा शौहर हो सकता है और किसी दखियानुसी आदमी से मैं नहीं कर सकती। अब हुआ ये था कि उस ज़माने में मम्मी की मंगनी हो चुकी थी अच्छा। किसी से, लेकिन फिर उनको ये वालेहाना किस्म का इश्क कैफी से हुआ और उन्होंने कहा मैं तो बस इसी से शादी करूंगी। घर में एक हंगामा हो गया। जब ये मुशायरा ख़त्म हुआ तो लोगों का हुजूम जो है मक्खियों की तरह इन लोगों को, जो पूरे पोइट्स थे उनको जाके चिपक गया। तो मम्मी ने जो है देखा कि कैफ़ी के अतराफ बहुत सारी कॉलेज की लड़कियां मक्खियों की तरह जमा हो गई, तो उन्होंने एक तायराना नज़र कैफ़ी पर डाली और फिर सरदार जाफरी की तरफ मुड़ गई। पहले उनसे ऑटोग्राफ ले लिया। फिर जब भीड़ भाड़ ख़त्म हुई तो उन्होंने काफ़ी खुद एतमादी के साथ अपना ऑटोग्राफ बुक कैफ़ी की तरफ बढ़ाया। तो कैफ़ी ने कनखियों से उनको सरदार जाफरी की तरफ जाते देख लिया था। उनकी ऑटोग्राफ बुक पर एक बहुत बुरा, एक बहुत मुहमल शेर लिख दिया, वही अब्रे शाला चमक नुमा, वही खाके बुलबुले सुर्ख रू, ज़रा राज बनकर महन में आओ, दिले घंटा टुन तो बिजली पड़ दड़ के धुन, तो फबन झपट के लगन में आओ। तो मम्मी जो है जलकर कोयला हो गई, ख़ास तौर से इसलिए कि उन्होंने उनकी दोस्त दकिया की ऑटोग्राफ में बुक में बहुत अच्छा शेर लिखा था। तो जब वो वापस आ रहे थे तो उन्होंने नाराज़गी से कैफ़ी से पूछा कि आपने मेरी ऑटोग्राफ बुक में इतना बुरा शेर क्यों लिखा। तो कैफ़ी शरारत से मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि आपने पहले जाफरी साहब से ऑटोग्राफ क्यों लिखा। मैं अभी तक हैरान हूँ इस पे अभी तक फिल्म क्यों नहीं बनी है, क्योंकि असल में ये जब यश चोपड़ा जी ने ये फिल्म देखी थी तो ये हमारा प्ले देखा था, कैफ़ी और मैं, हमारा प्ले है, तो उन्होंने कहा था ये बहुत खूबसूरत है और मैं इस पर फिल्म बनाना चाहता हूँ, लेकिन अफसोस के वो नहीं रहे। मेरा एक सवाल थोड़ा अधूरा रह गया, कमर्शियल सिनेमा है तो कैफ़ी साहब बिजनेस, जिसे कहते हैं ना कि एक कलाकार को बिजनेस का सेंस भी रहना चाहिए, उसमें क्या वो सोचते थे? सिफर, ज़ीरो, पूरी तरह से उनमें किसी तरह की कोई कमर्शियल सेंस ना उनमें था, ना उनसे कभी उम्मीद भी की जा सकती थी कि ये करें, क्योंकि वो मस्त मौला आदमी थे और वो इस दुनिया में किसी और काम के लिए आए थे। एक मैं बहुत मज़े का किस्सा सुनाऊं कि मम्मी टूर पे जा रही थी और उनकी चप्पल टूट गई, तो वो अब्बा से शिकायत करने लगी, तुम्हारे पास कभी भी पैसे नहीं होते और मैं टूर पे जा रही हूँ और मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, मेरी चप्पल भी टूट गई है। तो अब्बा ने उनकी चप्पल ली और अपनी आस्तीन में रखी और उसको जाकर मोची के पास ठीक करवाए और जब वापस आए तो 50 रुपये उनको दिए। तो मम्मी ने कहा हाय कैफ़ी तुम्हारे पास 50 रुपये कहाँ से आ गए? तो उन्होंने कहा बस चुपचाप तुम रख। तो मम्मी बहुत खुश हो गई, चप्पल भी ठीक हो गई, 50 रुपये भी मिल गए। फिर जब वो वहाँ पहुँची और उन्होंने प्ले किया तो सज्जन थे उनके डायरेक्टर प्रोड्यूसर, तो उन्होंने कहा कि मेरे पैसे? तो उन्होंने कहा आपके पैसे तो कैफ़ी साहब बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन पे ले चुके थे, तो मम्मी के ही पैसे लेके उनको वापस कर दिया था। इस तरह के थे अब्बा। ये बहुत मजेदार बात है। ये सही। और कभी बच्चों को डांटते थे? कभी भी नहीं, ना कभी हाथ उठाया, ना कभी ऊंची आवाज में बात की। बाबा ज़रूर ये करते थे, बाबा बेहद शरारती थे और घर में ये सुनते रहते कि कड़की है पैसे नहीं है, कड़की है पैसे नहीं है। तो एक बार तो उन्होंने कहा, मेरी मम्मी से कहा बाबा ने कि मुझे साइकिल चाहिए। तो मम्मी ने कहा तुमको मालूम नहीं घर में कड़की है, बिल्कुल साइकिल के लिए कोई पैसे नहीं है। तो वो गेट पे जाके बैठ गए और उसको गेट को झूले की तरह लटकाने लगे और कहने लगे आज हमारे घर में कड़की है, आज कोई भी यहाँ नहीं आए, किसी को भी पैसा नहीं मिलेगा। और हम सब लोगों का सत्यानाश बाबा साहब ने कर लिया। इस तरह के शहरी लड़के थे बाबा साहब। कितने रोमांटिक हैं, उसे खून से खत ही नहीं लिखा, बल्कि ये भी जो है। इसीलिए मम्मी मुझे हमेशा ये कहती हैं कि बेटे ये शायर लोगों से बच के रहना चाहिए, ये बहुत जल्दी से वगला दे लेते हैं, उनकी बातों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि कुछ वो होंगे आप उनसे रूठ जाएंगे, एक नज़्म आपको पेश कर देंगे और आप बिल्कुल इस तरह से हो जाएंगे। लेकिन कमाल है, आपकी अम्मी ने कितना आपको संभाला, समझाया कि शायरों से ज़रा बच के रहना। आप खुद मतलब जावेद साहब ये कैसे हो गया, जबकि तो समझाया गया था आपको? तो समझाने से कोई समझता है, और ख़ास तौर से बच्चे।
और ये एक सवाल आपसे बहुत बार पूछा गया होगा, कंपैरिजंस होंगे जावेद साहब और कैफी साहब में, और कई लोगों ने फंसाया भी होगा कौन बेहतर है। ये मैं ये नहीं पूछूंगा, मैं ये पूछूंगा कि वो एक बात जो बहुत कॉमन है इन दोनों में, वो क्या है, जावेद अख्तर साहब और कैफी आजमी साहब? जिंदगी का नज़रिया, एक बेहतर समाज को देखने की ख्वाहिश, और सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी यूपी का कल्चर। एक तहजीब होती है निभाने की कि आप बड़ों से किस तरह से पेश आएं। आप किसी बड़े के सामने पैर ऊपर करके नहीं बात कर सकते, आप ऊंची आवाज़ में नहीं बात कर सकते हैं। छोटे का बड़े से क्या रवैया और रिश्ता होना चाहिए, बिल्कुल हूबहू दोनों बिल्कुल एक तरह के लोग हैं। इनफैक्ट इतनी ज़्यादा मुझे फ़ोटोकॉपी लगती है जावेद अब्बा के जैसे। हालांकि अगर आप उनकी शायरी देखें तो उनकी शायरी बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि कैफ़ी साहब जिस तरह की शायरी करते थे, जो प्रोग्रेसिव राइटर्स जिस तरह की शायरी करते थे, उसमें अपने स्ट्रगल का कोई जिक्र नहीं होता था, वो लोगों को इंस्पायर करने की बात होती है। जावेद जो है, उनकी शायरी मैं उसको बहुत इज़्ज़त भी इसलिए करती हूँ क्योंकि जावेद जो हैं वो अपनी ज़ाती बात उसको सामने रखते हैं। तो दोनों का जाहिर है कि ज़बान पर बहुत माहिरी दोनों की थी, और दोनों में बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर भी है। तो मैं ये कहाँ कहूँ कि ये अब्बा ख़त्म होते हैं और ये जावेद शुरू होते हैं, मुझे पता भी नहीं चलता। बिल्कुल एक ही तरह के लोग हैं, और शायद इसीलिए मैं उनसे अट्रैक्ट भी हुई थी।